अध्याय 3 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें फर्स्ट है, खंड ख में दिए गए शासकों के नाम के सामने खंड ख में उनसे संबंधित स्थानों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहला है पृथ्वीराज चौहान, उसका है दिल्ली व अजमेर। दूसरा मोहम्मद गोरी का है तुर्किस्तान। और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका है दिल्ली। चौथा है राजा भीम, उसका है गुजरात। पांचवा चंगेज खा, उसका है मध्य एशिया। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए सुल्तानों के नाम उनके शासनकाल क्रमानुसार लिखकर उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। जिसमें मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, कैकुबाद। जिसमें फर्स्ट है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गौर राज्य का सुल्तान था। वह भी कई तुर्क सुल्तानों से बड़ा, लेकिन ख्वारिज़्म पूर्वी ईरान का एक सदस्य राज्य के शाह से वह नहीं जीत पाया। इसलिए अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा कोई उपाय न था। उनसे मुल्तान गुजरात प्रांत पर फतह हासिल कर पूरे पंजाब पर अधिकार किया। उसने तराई युद्ध को जीत ली और दिल्ली पर भी कब्जा किया। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था और प्रशासन का काम देखता था। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। दिल्ली को कैसा राज्य घोषित कर दिया? स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। दिल्ली का कैसा सुल्तान बना? पहला सुल्तान बना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। किसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। तीसरा है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका गुलाम और दमाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। कौन बना? इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार के कार्य पूर्ण कराया। इल्तुतमिश के सामने दो प्रमुख समस्याएं थीं, अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरा है पराजित राजपूत परिवारों का व्यवहार। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। कितने योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए? 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उनकी सेवा करते थे। उनमें से कई को इक़्तिदार बनाया गया था, जो बाद में गुलाम वंश का अंत करने में लग गए। चौथा है रजिया। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया दिल्ली के गद्दी पर बैठी। किसकी गद्दी पर बैठी? दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी। गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी। वह योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी, परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मनाने वाले को गद्दी में बैठाने चाहते थे। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि रजिया भले ही स्त्री है, लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। अपने गुणों के बावजूद वह कुछ खास नहीं कर पाई।
उसने वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया। कैसा दल तैयार किया? वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े बड़े पद देना शुरू किया। तो तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया और उसकी हत्या कर दी। 5वां है बलबन। रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान बलबन था। वह इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल का सदस्य था। कितने गुलामों के दल का सदस्य था? 40 गुलामों के दल का सदस्य था। तुर्क सरदार इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे। वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे और उसे धमकी देते थे। बलबन के सामने इन सरदारों को दबाना सबसे गंभीर समस्या थी। उसने दृढ़ता पूर्वक इनकी शक्ति नष्ट कर दी और सरदारों को राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की। सरदारों को क्या बनाने में सफलता प्राप्त की? राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की। यह सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। उसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाया। 6वां कैकूबाद। बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद दिल्ली का शासक बना। यह अयोग्य और विलासी शासक था, इसलिए मात्र 3 वर्ष बाद उनके राज्य का अंत हो गया। कितने वर्षों के बाद उसके राज्य का अंत हो गया? मात्र 3 वर्षों के बाद उनके राज्य का अंत हो गया और इसके साथ ही गुलाम वंश का शासन भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसमें अ है इक़्तिदार, ब है गुलाम और स है सरदार। उत्तर अ इक़्तिदार। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। कितने योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए? 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए जिन्हें इक़्तिदार कहा जाता था। इक़्तिदार का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहां का प्रशासन संभालना, विद्रोह को दबाना और गांव का लगान वसूली करना। इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन व प्रशासन के खर्चा के लिए रखते थे। इन इक़्तिदारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत तबादला होते रहता था। पिता के बाद पुत्र को इस इक़्ता का पद विरासत में नहीं मिलता था। क्या विरासत में नहीं मिलता था? इक़्ता का पद विरासत में नहीं मिलता था। ब गुलाम। कुछ व्यापारी युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेच देते थे। इन्हें गुलाम कहा जाता था। इन गुलामों को इनके योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे। इसके बदले उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक भी बने। मालिक के बाद क्या बने? शासक भी बने। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम शासक बना था। सरदार। उस समय अमीर और शक्ति संपन्न वर्गों के मुखिया को सरदार कहा जाता था। किसे सरदार कहा जाता था? अमीर और शक्ति संपन्न वर्गों के मुखिया को सरदार कहा जाता था। प्रशासन को सुव्यवस्थित चलाने में इनका विशेष योगदान रहता था। शासक वर्ग इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। सरदारों के विरोध के परिणाम स्वरूप ही दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया होने के बावजूद षड्यंत्र का शिकार हुई। उसकी हत्या कर दी गई और तुर्क सरदार बलबन शासक बन बैठा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50 से 100 शब्दों में दीजिए। जिसमें फर्स्ट है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध का वर्णन कीजिए।
उत्तर है सन 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई नामक जगह पर युद्ध हुआ था। कौन से नामक जगह पर युद्ध हुआ था? तराई नामक जगह पर युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज हरा दिया। इस युद्ध में गोरी बुरी तरह घायल हो गया था और मुश्किल से बचकर निकल पाया। वापस लौटकर गोरी ने एक और कड़ी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अगले साल सन 1192 में फिर से तराई के मैदान में दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। उसे बंदी बना लिया गया। इस हार में सबसे बड़ा कारण जयचंद की गद्दी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, तुर्की सेना और राजपूतों की सेना में क्या क्या अंतर था? उत्तर है पृथ्वीराज राजपूतों की सेना बहुत बड़ी थी। उसमें पैदल सैनिक व हाथी व घोड़े थे। कई छोटे छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गोरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं था, लेकिन इसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते ही तीर चला सकते थे। तीसरा क्वेश्चन है, तुर्क सुल्तानों के सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं थी? उत्तर है तुर्क सुल्तानों के सामने 2 बड़ी समस्याएं थी। पहला है अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरा पराजित राज परिवारों का व्यवहार। सुल्तान के सबसे बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान दबकर नहीं रहना चाहते थे और मनमानी करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहे थे। इसका फायदा उठाकर पुराने राजवंशों के लोग सल्तनत का विरोध करने लगे। वे गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे, राजकोष में जमा नहीं करते थे। वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार सल्तनत कमज़ोर होने लगा था। सुल्तान के आदेशों का पालन केवल कुछ ही शहरों में होने लगा था। चौथा क्वेश्चन है, तुर्क सरदार रजिया को क्यों हटाना चाहते थे? उत्तर है गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे, इसलिए उसकी योग्य पुत्री रजिया ने शासक के बागडोर को संभाली। किसके बागडोर को संभाली? शासक के बागडोर को संभाली। अमीर तुर्की एवं सरदारों ने महिला के अधीन कार्य करना अपना अपमान समझा। महिला के अधीन कार्य करना क्या समझा? अपमान समझा। वे रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह करने लगे। दूसरी बात यह है कि रजिया अपने सेनापति याकूब पर बड़ी दयालु थी। सन 1240 में बलराम ने रजिया की हत्या कर दी। किसने रजिया की हत्या कर दी? बलराम ने रजिया की हत्या कर दी।